चलिए आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन बता दिया गया था। छोटे छोटे टॉपिक में आज आपको कई सारी डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। और वो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक। तो आज के पहले टॉपिक में छोटे डेफिनेशन में पढ़ना है एटॉमिक रेडियस। हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एटम है मान लिया और उसका ये न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक, इसी एटम के न्यूक्लियस से मतलब नाभिक से आउटर मोस्ट शेल मतलब बाह्य कक्ष की दूरी को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस होती है 4 प्रकार। तो आपको चारों प्रकार रेडियस पढ़नी है। पहले आपको रेडियस पढ़नी है आपको कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरी आपको पढ़नी है वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है। तीसरी है क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल त्रिज्या। और फोर्थ है आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। तो ये आपको चार टाइप की आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया। तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब ये है कि दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लेते हैं होमो एटॉमिक कोवैलेंट, होमो डाइएटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड से। मतलब जैसे H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है। तो इन सबसे इनकी डेफिनेशन बताई जाती है। मतलब दोनों एटम एक जैसे तभी डेफिनेशन ये सेट होती है। जैसे मान लें यहाँ क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस पहले का है और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस दूसरे का है। इन न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम और इसके हाफ को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस। तो आप लोग को डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम इन डायएटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। मतलब किसी सहसंयोजी द्विपरमाणुक अणु के दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को ही सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। कितनी सिंपल है। अब अगर हम बात करें वान डेर वाल रेडियस की, तो वान डेर वाल रेडियस जैसे मान लीजिए कई सारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं, एक कंटेनर बंद किए गए, तो किन्हीं दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस और उसका हाफ, उसे हम लोग कहते हैं वान डेर वाल रेडियस। जैसे कि हमने एक Cl2 का मॉलिक्यूल ले लिया और एक Cl2 का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक। ये भी क्लोरीन का है तो यहाँ भी क्लोरीन का है, Cl2 के मॉलिक्यूल ले लिया। अगर आप इसके हाफ निकालोगे तो हो जाएगी कोवैलेंट रेडियस। लेकिन दो Cl2 मॉलिक्यूल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जिससे वो अपना कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फिल्टर नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे ना तो इनका अट्रैक्शन मतलब बैलेंस होता है, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, तो बैलेंस होता है। तो ये बीच की डिस्टेंस क्लोरीन में होती है 3.6 एंगस्ट्रॉम और इसके हाफ 1.8 एंगस्ट्रॉम को हम लोग कहते हैं वान डेर वाल रेडियस। अब यहाँ क्या होगा? द हाफ ऑफ द minimum distance between two
molecules of gaseous atom is called van der Waals radius। ठीक, इन्हीं गैसीय अणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी के आधे को ही van der Waals त्रिज्या कहते हैं। ये थी सिंपल डेफिनेशन। अब बात करें क्रिस्टल की, तो देखिए क्रिस्टल रेडियस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोस्टली मेटल के लिए कैलकुलेट की जाती है। कोई भी अगर हमारा मेटल है, सोडियम है, आयरन है, कोई मेटल है, उनके लिए कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे अगर हम मान लें सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल में उनके न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसके हाफ डिस्टेंस मतलब 1.96 1.86 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आयनिक क्रिस्टल रेडियस। क्या बताया मैंने, किसी भी मेटल में दो मेटल आयन के बीच की डिस्टेंस, दो मेटल आयन के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को क्या कहते हैं, क्रिस्टल रेडियस। मतलब the half of the distance between the nucleus of metal ion in any metal is called metal या crystal radius। ठीक, अब बात करें आयनिक रेडियस की, तो यहाँ आयनिक रेडियस का मतलब है आयन से। ठीक, तो अगर आप यहाँ सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो न्यूक्लियस देखिए दो आठ 10 हो गए, सोडियम की बात हो रही, और एक 11, सोडियम में होते 11, लेकिन अभी सोडियम आयन नहीं बना। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया तो बन गया सोडियम आयन। तो अब जब सोडियम आयन ये बन गया है, तो अब हमको डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, किसी आयन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, अब ये आउटर मोस्ट सेल नहीं हुआ क्योंकि ये खाली नहीं, ये खाली हो गया ना, तो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस को ये न्यूक्लियस आयनिक रेडियस कहते हैं। जैसे सोडियम में ये आयनिक रेडियस होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में यही आयनिक रेडियस होती है 0.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कहने का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इन एनी आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। कितनी सिंपल डेफिनेशन थी यहाँ पे आयनिक रेडियस की। अब आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा आयनिक रेडियस में, उसमें हम लोग आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें। सेकंड टॉपिक क्या होता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे वो देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ही बता दिया जाए। मान लिया जैसे कई सारे एक क्वेश्चन बना देते हैं जिससे कि डेफिनेशन थोड़ा सा वेरीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आ जाएगा। किसी भी आयन हम लिख दे रहे हैं और उस आयन को हम लोग एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि आप लिखने जा रहे हैं ये हमने इतने सारे आयन लिख दिए और इन सब आयन को इनके आयनिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे छोटा वाला आयन पहले और सबसे बड़ा वाला आयन बाद। ठीक, तो इसके लिए हम लोग पहले देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं। ठीक, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें 7 प्रोटॉन होंगे, लेकिन 3 माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ठीक, अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 प्रोटॉन लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इंक्रीज कर जाएंगे 2 माइनस। वैसे यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस है ना। ऐसे यहाँ पे 12 प्रोटॉन लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 प्लस है। वैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 13 प्रोटॉन लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सब में देख रहे होंगे कि
लेकिन प्रोटॉन चेंज हो रहा है, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन में तो कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन तो चेंज हो रहा है ना। तो जहां प्रोटॉन ज्यादा वहां अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा वहां साइज आएगा आपका छोटा। अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जिनमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण उस साइज अपने आप को छोटा कर देगा। इसलिए आप ध्यान से देखें तो एल्युमिनियम में प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज क्या है, सबसे कम होगा। और इसमें प्रोटॉन सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे कम होगा, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक साइज इसका ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम 3+ उससे सबसे कम है, उससे ज्यादा है मैग्नीशियम 2+ का, उससे ज्यादा है सोडियम, फिर नियॉन, फिर फ्लोराइड आयन, फिर ऑक्साइड आयन, और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर बना, ये बना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम। आप चाहो तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। निम्न दिए गए आयनों को उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आप पहले लिख लें और तब जाके ये पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप ये लिखेंगे और लिखने के बाद सब में हम अलग अलग दिखा देंगे, प्रोटॉन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन इतने हैं, फिर आप लास्ट में लाइन लिखेंगे कि प्रोटॉन ज्यादा होने से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो, इससे साइज छोटा हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इतना करने के बाद आप यहाँ अरेंजमेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ाया। कल की क्लास में एक दो टॉपिक पढ़ाएंगे तो